गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड यानी सिग्मा बंध तथा पाई बंध के बनने की प्रक्रिया कि किस तरह से हमारे जो परमाणविक कक्षक होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो मिक्स होते हैं और देन उसके बाद वो सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, बताएगा। पाई बॉन्ड में एक टॉपिक आपको बताना रह गया था। सबसे पहले पाई बॉन्ड क्या होता है याद दिला देते हैं कि जब हमारे ऑर्बिटल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जो परमाणविक कक्षक होते हैं, उसमें भी पी ऑर्बिटल, पी और पी, दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल आ करके साइड बाय साइड यानी कि पार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं। पार्श्वीय अतिव्यापन किस तरह से? इस तरह से ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा पाई बंध होता था जो दो हमारे परमाणविक कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से हमें प्राप्त होता था। इसमें एक पॉइंट आपको ये बताना था कि जब पाई बंध बनता है तो उसमें बीच में एक प्रकार का नोडल प्लेन या नोडल सतह वह स्थान होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो शून्य होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़ीरो होगी। उसे कहा जाता है नोडल कक्षक या नोडल प्लेन। किस तरह से? देखिए भाई, हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शेयर होंगे? यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी, और इसको कहा जाता है नोडल प्लेन। और हमारे जो ऑर्बिटल्स होंगे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, जहाँ पर बॉन्डिंग हो रही होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, वो इन नोडल प्लेन के ऊपर या नीचे, ऊपर और नीचे पाए जाएंगे। किसमें? पाई बॉन्ड में। तो ये नोडल प्लेन वाला जो पॉइंट है वो आप लोग याद रखिएगा, यानी कि नोडल तल वाला जो पॉइंट आपको बताया गया है वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है वो तो कल आपको एक्सप्लेन कर दिए गए थे। जिन्होंने नहीं एक्सप्लेनेशन देखा है वो कल का एक्सप्लेनेशन देखकर उस चीज़ को, उस पॉइंट को क्लियर करिए, और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में डिफरेंस। तो जो आपने कैरेक्टर्स पढ़े, जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, वही इनके डिफरेंस हैं और ये डिफरेंस से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सिग्मा बॉन्ड, इट इज़ फॉर्म बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग, यानी कि यह अक्षीय अतिव्यापन से बनता है या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग, यानी कि यह पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। सेकेंड पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड किसमें किसमें बना था? एस एस ऑर्बिटल्स के बीच, एस और पी ऑर्बिटल के बीच, या पी और पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बंध बनते थे। वहीं पर पाई बॉन्ड किसमें पाया जाता है? केवल और केवल पी पी लेटरल ओवरलैपिंग से, यानी कि जब पी कक्षक जो होते हैं उनके बीच पार्श्वीय अतिव्यापन होता है तब हमारा पाई बंध हमें प्राप्त होता है। थर्ड पॉइंट है, देयर इज नो नोडल प्लेन इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बंध बनते समय इसमें कोई भी नोडल तल नहीं पाया जाता है। नोडल तल क्या होता है? अभी आपको बताया गया कि परमाणविक कक्षकों में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होते समय वह बिंदु या वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो? शून्य हो, प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो। तो सिग्मा बॉन्ड में ऐसा कोई नोडल प्लेन हमें बनता हुआ दिखाई नहीं देता है, जबकि पाई बंध में एक नोडल प्लेन जो होता है वो बनता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है? शून्य होती है, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। फोर्थ पॉइंट, फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज़ पॉसिबल, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो एक स्थान से ही जुड़े होते हैं। आपने देखा था जब सिग्मा बंध बन रहे थे तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रही हैं, इसलिए ये फ्री होती हैं रोटेशन के लिए, यानी कि ये क्या कर सकती है? मुक्त घूर्णन इनमें मुक्त घूर्णन जो है वो संभव होता है। जो हमारे कक्षक होते हैं, परमाणविक कक्षक, वो क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड जो होता है वो दो जगह पर एक दूसरे से जुड़ा होता है। जो परमाणविक कक्षक होते हैं वो दो जगह से, दो स्थानों में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए उनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, यानी कि वे मुक्त घूर्णन नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ, इट इज़ लेस रिएक्टिव। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बंध जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि ये स्थायी बंध होते हैं, जबकि जो पाई बंध होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। पाई बॉन्ड में क्या होता है? डबल बॉन्ड बनता है, और डबल बॉन्ड जो है उसमें से मैंने कल भी बताया था
कि जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, जो पार्श्वीय अतिव्यापन होता है, उसमें जो क्षेत्रफल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं, वो क्षेत्रफल बहुत कम होता है, जिस कारण से बंध जो होता है टूटने की प्रायिकता या बॉन्ड ब्रेकिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इस वजह से जो पाई बंध होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं। 6 पॉइंट कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ये इंडिपेंडेंटली फॉर्म होते हैं, किसी पर भी डिपेंड नहीं करते हैं, जबकि पाई बॉन्ड के लिए बात कही गई थी कि इट इज़ फॉर्म्ड ओनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जहाँ पर भी पाई बंध पाया जाएगा वहाँ पर एक सिग्मा बंध होना आवश्यक है। अगर सिग्मा बंध नहीं बन रहा होगा तो पाई बॉन्ड भी नहीं बनेगा। कल नाइट्रोजन के एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन किया गया था। 7 शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बंध होते हैं उन्हीं के द्वारा आकृति निर्धारित होती है, क्योंकि पाई बंध जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, वो टूटते बनते रहते हैं। जबकि जो आकृति है अगर वो टूटती बनती रहेगी तो फिर वो किसी भी परमाणु का या किसी भी एटम का कैरेक्टर नहीं बता सकती। इस वजह से जो शेप होती है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स पर डिपेंड करती है, जबकि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या मॉलिक्यूल के शेप यानी कि जो आपका अणु होगा उसकी आकृति को प्रभावित नहीं कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये तो कहने की बात ही नहीं, बताया जा चुका है कि जो सिग्मा बंध होते हैं वे पाई बंध की तुलना में क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, जबकि पाई बंध जो होते हैं वे दुर्बल बंध माने जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं डिफरेंस के जो आपसे पूछे जाते हैं सिग्मा और पाई बंध में डिफरेंस बताते समय। यहाँ इसी के साथ हमारा जो सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। सिग्मा और पाई बंध के बाद यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद, वैलेंस बंध सिद्धांत, संयोजक बंध सिद्धांत के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। चलिए जान लेते हैं कि संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। कुछ बच्चे शायद ये पढ़ भी चुके होंगे, जो कोचिंग्स वगैरह पढ़ रहे हैं वहाँ पर बताया गया होगा। संकरण का मतलब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, जब आपने संयोजक बंध सिद्धांत पढ़ा, तो उसमें कुछ हमारी ऐसी कमियां थी, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट थे, कुछ ऐसे बिंदु थे जिनकी व्याख्या या जिनका एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर नहीं किया जा सकता था, जिसमें से सबसे पहला बिंदु था स्ट्रक्चर या शेप। जो हमारा अणु होगा उसकी आकृति कैसी होगी, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा बॉन्ड बनने के बाद, बंध बनने के बाद जो हमारे अणु प्राप्त होते हैं उनकी आकृति कैसी होगी, उनका शेप कैसा होगा, ये चीज़ें हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता नहीं चल पाई। सेकेंड पॉइंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये कहा गया कि केवल वे ही परमाणु कक्षक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं जिनमें अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, यानी कि केवल वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हाफ फिल्ड है। इसके बेसिस पर अगर आप कार्बन को देखिए, कार्बन की वैलेंसी होती है 6, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p2, और जब आप ऑर्बिटल बनाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से s और p ऑर्बिटल हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, p में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो s तो फुलफिल्ड है। तो s के जो ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बन में जो 2s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में भाग लेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन होंगे 2p2 के। और इसके अनुसार कार्बन की संयोजकता कितनी निकल के आई, 2 निकल के आई, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि हमने पढ़ा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 संयोजकता होती है, और अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो ये जो पॉइंट है इसका एक्सप्लेनेशन भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई। यानी कि आपका जो संयोजक बंध सिद्धांत था वो ये इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया कि उन्होंने कहा केवल वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जो हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही हमारे हाफ फिल्ड हमें दिख रहे हैं, मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड जो है वो 2 ही ऑर्बिटल मिल रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी, लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो हम 4 पढ़ते हैं। तो इस बिंदु की व्याख्या भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाई।
तो ये ऐसे ही कुछ छोटे छोटे बिंदु थे जो कमियां बन गए हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, यानी कि जो संयोजक बंध का सिद्धांत था उसकी कमी बन करके सामने आया। और इन कमियों को दूर करने वाली जो व्याख्या थी वो थी संकरण का सिद्धांत, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी भी पॉलिंग और स्लेटर ने दी। और इस थ्योरी में क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। अगर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी याद हो तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही कहा गया था कि वैलेंस बॉन्ड के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं, यानी कि परमाणु कक्षक एक दूसरे के पास आते हैं और उन कक्षकों का आपस में अतिव्यापन होता है। मतलब कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे में, और ओवरलैपिंग की वजह से वो दो तरह के बॉन्ड बनाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड। और केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनमें इनकम्प्लीट ऑर्बिटल हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हो वो अर्धपूर्ण हो, पूरी तरह से भरे हुए ना हो। जबकि हमारे संकरण का सिद्धांत क्या कहता है, संकरण का सिद्धांत कहता है कि इसमें संकरण की प्रक्रिया में वे परमाणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा समान या लगभग समान है, वे भिन्न आकार के भी हो सकते हैं। मतलब कि केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं जिनकी एनर्जी सिमिलर हो या अप्रॉक्सीमेटली सेम हो। ये एटॉमिक ऑर्बिटल सेम और डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। मतलब S और P भी आपस में आकर के हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं, क्योंकि S का शेप अलग होता है, स्फेरिकल शेप होता है, P का डम्बल शेप होता है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी ऊर्जा समान या लगभग समान हो, यानी कि दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग सिमिलर एनर्जी और अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी विल मिक्स टुगेदर। ये आपस में ओवरलैपिंग ना करके ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिश हो जाते हैं। एंड आफ्टर मिक्सिंग दे विल रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी। मिलने के बाद, एक दूसरे से संयोग करने के बाद इनमें जो ऊर्जा पाई जा रही है, ये उस ऊर्जा को मिला करके उसका पुनः वितरण करते हैं, जिसको पुनर्वितरण या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और जब ये एनर्जी बांटी जाती है तो अब सभी ऑर्बिटल्स के पास इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। इसको इस तरह से समझिए कि एक s ऑर्बिटल है, उसके पास एनर्जी पाई जा रही है 4, और एक p ऑर्बिटल है, इसके पास एनर्जी पाई जा रही है 6। ये दोनों आकर के जब मिक्स होंगे, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में जब मिक्स होंगे तो ये अपनी एनर्जी को ऐड कर देंगे। तो s और p मिल करके यहाँ पर क्या कर लेंगे, 10 बना लेंगे। एनर्जी अब कितनी हो गई, 10 हो गई। लेकिन अब जो एनर्जी 10 हुई है उसमें हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये दोनों मिक्स होकर के दो नए टाइप के ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये क्या करेंगे, दो नए टाइप के ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए मिक्स हो जाते हैं और दो नए तरह के कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये होगा sp, ये होगा sp। s और p मिलकर के क्या बना रहे हैं, sp और sp। और ये जो एनर्जी है ये इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि इसकी ऊर्जा भी 5 होगी, इसकी ऊर्जा भी क्या होगी, 5 होगी। इन दोनों की आकृति समान होगी, दोनों के जो गुण होंगे वो एक समान होंगे। और ये जो नए कक्षक हमें प्राप्त हुए, ये कक्षक होंगे हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन कक्षकों को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाएगा या फिर संकरित कक्षक कहा जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपस में मिक्स होकर के एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके फिर से नए टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाना, इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। और इस प्रकार से हमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं, जो परमाणविक कक्षक प्राप्त होते हैं, उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। क्योंकि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन से बन रहे हैं, ऊर्जा के पुनर्वितरण से बन रहे हैं। इस कारण इन कक्षकों की, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, इन संकरित कक्षकों की ऊर्जा जो होती है वह समान होती है, आकृति एक समान होती है, यानी कि आकृति भी एक जैसी होती है, शेप भी सेम होता है। और ये प्रक्रिया संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। मतलब इन्होंने किस्सा ही खत्म कर दिया सारे। अब कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, जब एटम जो है, दो डिफरेंट एटम्स आपस में आकर के बॉन्डिंग उन्हें करनी है तो वो क्या करेंगे, अपने जो आउटर मोस्ट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या कर देंगे, उनको मिक्स कर देंगे। लेकिन बस इनमें एक पॉइंट आपको बस ध्यान रखना है कि केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जिनकी एनर्जी सिमिलर हो या ऑलमोस्ट सिमिलर हो, यानी कि जो ऊर्जा हो समान व
लगभग समान हो। अब यहाँ पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आ रहा है वो ध्यान रखिए। जैसे न्यूक्लियस होता है हमारा, ये न्यूक्लियस है। आप ऑक्सीजन की बात करें या कार्बन की ही बात ले लेते हैं, 6 इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ऊर्जा स्तर में होते हैं, ये हमारा होता है 1s2, ठीक है। और जो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाएंगे, ये हमारा है 1 पहला ऊर्जा स्तर है, ये हमारा दूसरा ऊर्जा स्तर है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 अलग अलग ऊर्जा स्तर देख रहे हैं, पहला और दूसरा। तो कह रहे हैं कि अब ये जो कार्बन है जिससे भी बॉन्डिंग करेगा जाकर के, जिससे भी बंध बनाएगा जाकर के, तो उसके उस परमाणु के, जैसे यहाँ पर आपको CH4 बनाना है, मीथेन बनाना है, तो मीथेन बनाने के केस में कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से मिक्स होता है। हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर तो सिर्फ 1 होता है, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस में यहाँ पर 1 प्रोटॉन होगा और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में, पहली ऊर्जा स्तर में पाया जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये दोनों आपस में मिक्स होंगे आकर के। तो देखिए, जो कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, 2 है। जो S में, यहाँ पर हाइड्रोजन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उनका एनर्जी लेवल क्या है, 1 है। तो ये क्या है, लगभग समान है, एक दूसरे के नियरली इक्वल है। तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस यही कहती है कि केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आकर के मिक्स हो सकते हैं जिनकी ऊर्जा समान हो या लगभग समान हो। ये परमाणविक कक्षक आपस में एक दूसरे में संयोग करते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं तथा अपनी ऊर्जा को मिलाकर उसका पुनर्वितरण करते हैं तथा नए प्रकार के कक्षकों का निर्माण करते हैं। उन कक्षकों को संकरित कक्षक कहा जाता है, जिनकी ऊर्जा एक समान होती है तथा आकृति भी एक समान होती है। इंग्लिश में कहें तो those atomic orbitals which are having similar energy or approximately same energy will mix together. After mixing their energies, they will redistribute their energy and forming new type of orbitals which we called hybrid orbital. The hybrid orbitals will have same energy and have same geometry or shape, and this process of mixing of orbital and redistribution of energy is called hybridization. परमाणविक कक्षकों का आपस में मिल करके नए प्रकार के कक्षक बनाना तथा ऊर्जा का पुनर्वितरण करना, यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है तथा इससे प्राप्त जो नए कक्षक होते हैं उन्हें संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अभी भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, तो बेफिक्र होकर के बेहिचक पूछ सकता है कि सर ये पॉइंट नहीं समझा है। बस आपको ध्यान ये देना है कि अभी तक आप ये पढ़ते थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल पास आकर के, भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये क्या करते थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये आकर के इस तरह से ओवरलैप करते थे, यहाँ पर इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन जाता था, या इस तरह से ओवरलैप करते थे तो पाई बॉन्ड बन जाता था। ये आपने पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, यानी कि VBT में। लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, ये दोनों आकर के मिक्स हो जाएंगे, ये एक दूसरे में मिक्स होंगे और नए टाइप के ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे जिनका नाम होगा sp ऑर्बिटल्स। और अब ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रह जाएंगे, अब ये बन जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि पहले ये परमाणविक कक्षक थे, ये s परमाणविक कक्षक था और ये p था, जबकि अब जो मिले हैं वे संकरित कक्षक होंगे, इनका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर s की एनर्जी 4 थी, p की 6 थी, जबकि अब जो sp मिलेंगे इन दोनों की ऊर्जा भी क्या होगी, एक समान होगी। कितनी, दोनों को मिला करके दोनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पुनर्वितरण हुआ, तो ये हो गई 5 और 5। पहले इन दोनों की ज्योमेट्री शेप जो था अलग अलग था, s का था स्फेरिकल, p का था डम्बल। अब यहाँ पर ये जो sp ऑर्बिटल है इनका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है, ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो जाती है, और इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है और हमारे जो मॉलिक्यूल हैं उनका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपके सिलेबस में मेन 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ने। पहला पढ़ना है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा आपको पढ़ना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा आपको पढ़ना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp में क्या होगा, एक s एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा। sp2 में एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। sp3 में एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, वो ये कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नंबर
ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, यानी कि संकरण की प्रक्रिया में जितने परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संख्या के संकरित कक्षक हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि S1 और P1, तो S और P मिल करके दो परमाणविक कक्षक मिले, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो हमें दो नए संकरित कक्षक मिलेंगे जिनका नाम होगा sp, यानी कि दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। sp2 में क्या होगा, एक s 2 p हैं, तो जो नए हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो कितने होंगे संख्या में, 3 होंगे, और तीनों क्या होंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। sp3 में क्या है, एक s 3 p, तो दोनों मिल करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आपके सिलेबस में है। इसके अलावा 6 टाइप की और हाइब्रिडाइजेशन होती है, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर sp वाला नहीं बताया गया है, इसके अलावा sp2 है, sp3 है, सॉरी ये सही टेबल यहाँ पर आपको दी गई है, ये sp है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3, ये तो आपके सिलेबस में। इसके अलावा कौन कौन से पढ़ने, sp3d पढ़ना है, sp3d2 पढ़ना है, sp3d3 पढ़ना है, और इसके बाद पढ़ना है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये सब आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ने हैं, अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन या sp संकरण। ये देखिए जो आप पूरा जो चार्ट देख रहे हैं, इसमें सब में एटॉमिक ऑर्बिट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनके बीच के एंगल दिए हुए हैं, बॉन्ड एंगल, और सबकी शेप जो है वो भी यहाँ पर गिवन है, और कौन से मॉलिक्यूल्स किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन करेंगे उसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर गिवन है। तो आज के एक्सप्लेनेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल से, यानी कि कल जो हमारा नेक्स्ट टर्न जब पड़ेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो आपको 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं, sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक आप थ्योरी पढ़िए, और उसके बाद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप जो है बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।